हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज की वीडियो लेक्चर में हम जो है क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो चैप्टर 6 है उसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। द डॉन ऑफ मॉडर्न कल्चर इन यूरोप एंड इंडिया, द अर्ली मॉडर्न एज। तो अर्ली मॉडर्न एज के बारे में हमने कुछ बातें जो है डिस्कस कर ली थी। हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर देखे थे जो मैप से रिलेटेड थे और हमने ये डिस्कस किया कि कॉमन एरा क्या होता है। फिर हमको यहाँ पे से स्टार्ट करना है जो सेंट्रलाइज्ड स्टेट्स है उनके बारे में हमको यहाँ पे से जानना है सेकेंड पार्ट में। तो सेंट्रलाइज स्टेट्स क्या होते थे? तो दिस वाज अ सेंट्रलाइज स्टेट, मतलब जहाँ पे एक राजा है उसके अंदर जो है सारी प्रजा होती है, इसको सेंट्रलाइज्ड, ऐसे जो राज्य हैं उनको सेंट्रलाइज स्टेट कहा जाता है। तो दिस वाज द टाइम व्हेन मेनी पावरफुल किंगडम्स वेर एस्टैब्लिश। तो ये वो टाइम था जब बहुत सारे पावरफुल किंगडम जो है वो एस्टैब्लिश हुए थे, जैसे कि इंडिया में हम बोल सकते हैं विजयनगर एम्पायर और मुगल डायनेस्टी, ईरान में सफीद एम्पायर और टर्की में ओटोमान्स। तो ये ऐसे पावरफुल किंगडम्स हुआ करते थे उस समय और इन किंगडम्स को सेंट्रलाइज स्टेट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, एक पर्टिकुलर राजा होता था जो पूरे राज्य में राज करता था। मेनी स्ट्रॉन्ग किंगडम विल एस्टैब्लिश, और ऐसे ही स्ट्रॉन्ग किंगडम्स कहाँ कहाँ थे? फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड में भी। और अपार्ट फ्रॉम सेवरल स्मॉलर किंगडम्स इन इटली, और इटली में भी इस तरीके के छोटे छोटे जो है किंगडम्स हुआ करते थे। तो these kings were all very ambitious, so they kept a tight control on their power over their kingdoms. As a result, power, wealth, authority gradually began to get concentrated in their hands. तो ये जो किंग्स थे, ये जो स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इन जो स्टेट्स के राजा होते थे वो बहुत ही एम्बिशियस हुआ करते थे। उनका एक बड़ा सपना हुआ करता था, मतलब उनके पास एक जज्बा हुआ करता था और इसलिए जो है वो अपना जो किंगडम है उसको क्या है, एक टाइट कंट्रोल में रखते थे, अपने अधीन रखते थे। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? जो पावर है, ठीक है, पावर जो है किंग के पास है, जो पैसा है वो किंग के पास है, अथॉरिटी, हर एक काम की अथॉरिटी जो है वो भी किंग के हाथ में होती थी। So we call this kingdom centralized kingdom because economic political power was centralized in the king. तो जैसे कि मैंने बताया कि ये किंगडम्स को सेंट्रलाइज किंगडम इसलिए कहा जा रहा है कि जो भी इकोनॉमिक पावर है, पॉलिटिकल पावर है, अर्थशास्त्र रिलेटेड जो ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड जो पावर है और जो पॉलिटिकल पावर है, जो राजनीति का जो पावर है वो पूरा किंग के हाथ में था, इसलिए जो है इसी इन स्टेट्स को सेंट्रलाइज किंगडम कहा जा रहा है। बिफोर दिस, और इससे पहले जो है जो भी स्टेट्स हुआ करते थे उसको जो जमींदार और जो फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे वो चलाते थे, ठीक है, और वो अपनी जो सब्जेक्ट्स है अपनी प्रजा है उनको गवर्न करते थे। लेकिन आज की डेट में, मतलब इस समय जो टाइम है, नाउ देयर पावर्स वेर क्यूरेटेड एंड और कम्प्लीटली टेकन ओवर। तो अब जो है ये जो मॉडर्न एज की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, जो भी पावर से उसको क्या किया जा रहा है, हटा दिया गया है। जो भी फ्यूडल लैंड लॉर्ड्स और ये जो जमींदार्स के पास जो पावर था उसको हटा दिया गया है और आज जो है पावर्स जो है किसके पास है? किंग पावर्स है। नेक्स्ट इज द इमरजेंस ऑफ एन अर्बन मिडिल क्लास। तो अर्बन मिडिल क्लास के बारे में हमको कुछ बातें और जानना है कि कैसे जो है ये मिडिल क्लास वाला जो टर्म है, ठीक है, अर्बन मिडिल क्लास, अर्बन मतलब जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, मिडिल क्लास जो पेशे वाले लोग होते हैं जैसे कि डॉक्टर हो गया, मर्चेंट्स हो गया, अकाउंटेंट्स हो गया, क्लर्क्स हो गए, ये सारे जो है मिडिल क्लास में आते हैं। तो ये मिडिल क्लास की उत्पत्ति कैसे हुई? तो द एक्सपांशन ऑफ ट्रेड, ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑल authority under the king led to an important change, the emergence of new middle class in these countries. तो जैसे जैसे जो है व्यापार बढ़ते गया, सिटीज़ जो बढ़ती गई, उसके बाद सेंट्रलाइजेशन हो गया, तो किंग्स का क्या है, किंग्स के अंडर जो है सेंट्रलाइजेशन हो गया, तो इससे क्या हो गया, एक नई क्लास, एक नई मिडिल क्लास इमर्ज होके आ गई। क्योंकि जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, चीज़ें एक सिस्टमेटिक ढंग में आने लगी, तो अलग अलग पोस्ट्स भी बढ़ते गए, ठीक है, जैसे कि अकाउंटेंट्स हो गए और भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हो गया, टैक्स कलेक्शन, क्योंकि तो अलग अलग पोस्ट भी बढ़ते गए। तो इन अलग अलग पोस्ट को कलेक्टिवली एक मिडिल क्लास में कैटेगराइज किया गया है। तो अब ये जो मिडिल क्लास है वो किससे किससे कंसिस्ट होता था? जैसे मर्चेंट्स हो गए, आर्टिशियंस हो गए, रिच आर्टिशियंस हो गए, अकाउंटेंट, क्लर्क्स, लॉयर्स, प्रोफेशनल आर्टिस्ट, पोएट्स, राइटर्स एंड सो ऑन। तो ये सारे जो है इन मिडिल क्लास के कैटेगरी में आते थे। तो मर्चेंट्स क्या हो गए? व्यापारी हो गया। रिच आर्टिशियंस मतलब जो सामान बनाते हैं, जैसे कि जो मटका बनाते हैं, ठीक है, मटका बनाता है वो एक आर्टिशियन है।
लेकिन रिच मतलब थोड़े से अच्छे लेवल पे बनाने वाले लोग। अकाउंटेंट्स जो लेखपाल कहते हैं हिंदी में, उसके बाद जो क्लर्क्स हो गए, ठीक है, प्यून्स हो गए, उसके बाद सॉरी क्लर्क्स प्यून्स नहीं होता, सॉरी सॉरी सॉरी, क्लर्क्स हो गए, उसके बाद जो है आपका लॉयर्स हो गए, प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो गए, पोएट्स हो गए, राइटर्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। नेक्स्ट इज अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑल्सो सॉ न्यू काइंड्स ऑफ जॉब्स बीइंग क्रिएटेड। तो जैसे कि मैंने बताया कि जैसे जैसे शहरीकरण होता गया, डेवलपमेंट हो गया, ट्रेड बढ़ते जा रहे थे, तो इससे से नए नए जॉब्स क्रिएट हो रहे थे, नए नए जॉब के टाइटल्स क्रिएट हो रहे थे, जैसे कि बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स कलेक्शन, जुडिशियल, लीगल वर्क, डिप्लोमेट, कॉन्टैक्ट्स बिटवीन द किंग्स एक्सेट्रा। तो ये सारे जो है क्रिएट होते गए, अलग अलग पोस्ट क्रिएट होते जा रहे थे। पीपल डूइंग दिस जॉब्स बिकम द पार्ट ऑफ मिडिल क्लास। और ये जो नए नए पोस्ट निकल के आ रहे थे, उभर के आ रहे थे, और ये जो काम करते थे, इन लोगों को मिडिल क्लास की कैटेगरी में रखा गया था। दिस क्लास वाज ऑलवेज ट्राइंग टू अर्न मोर मनी एंड हेंस प्रिपेयर्ड टू गो डिस्टेंस किंगडम इन सर्च ऑफ गुड जॉब। सो देयर वाज अ कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। तो ये जो क्लास है, ये जो मिडिल क्लास है, इनको पैसे कमाने का वो था, ठीक है, वो हमेशा पैसे कमाने की इच्छा रखते थे, इसलिए जो है पैसे कमाने की इच्छा में, नई जॉब्स की तलाश में, जैसे आज एक राजा के पास काम किया, फिर नेक्स्ट टाइम अगर उसको जाते, जैसे आज की डेट में होता है, अगर आप कहीं प्राइवेट फर्म में जॉब कर रहे हैं, आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा अगर कहीं सैलरी मिलेगी तो आप वहाँ पे स्विच ऑन कर लेंगे। तो इस तरीके का उस समय से स्टार्ट हो गया था ये जो मॉडर्न एरा, जो स्टार्टिंग का जो मॉडर्न एरा है उस समय। इसलिए जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह क्या है ट्रैवल करते जा रहे थे, अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में। द वाइड एक्सपोजर मेड द मिडिल क्लास लुक एट एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड देम विद अ मोर क्रिटिकल आइज। और ये जो इतना एक्सपोजर मिल रहा था मिडिल क्लास में, तो वो जो सारी चीज़ें हैं उसको एक नए नज़रिए से देख रहे थे। क्रिटिकल आई मतलब एक नए नज़रिए से देखा जा रहा था। पीपल वे आर नॉट अफ्रेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग देयर रिलीजियस लीडर और देयर रूलर्स। एजुकेशन प्लेड अ बिग रोल इन शेपिंग दैम। तो आज के जो लोग हैं, इस समय के जो लोग थे, है ना, जिस एरा की हम बात कर रहे हैं, उस समय के जो लोग थे, वो अपने जो रिलीजियस लीडर्स वगैरह हुआ करते थे, जैसे कि अगर हम यूरोप वगैरह की बात करें तो वहाँ पे प्रीस्ट का बहुत ज़्यादा ही महत्व था पहले के समय में। जो प्रीस्ट ने कहा वही होता था, जो प्रीस्ट ने नहीं कहा वो नहीं होता था, इस तरीके का होता था। तो जो भी रिलीजियस लीडर हैं उनको उनकी वो आलोचना करने से नहीं डरते थे, उनकी वह मतलब उनको नकारने से अब नहीं डरा जाता था। तो इसमें एजुकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। टू बी एजुकेटेड वॉज नॉट जस्ट बिकमिंग लिटरेट, पीपल नीडेड टू हैव अ वाइड ग्राफ्स ऑफ लिटरली नॉलेज टू परफॉर्म देयर जॉब्स वेल। अब आज इस रेट में एजुकेशन का महत्व सिर्फ और सिर्फ पढ़ा लिखा होना नहीं था। अब क्या हो गया, लोगों को एक लिटरली नॉलेज चाहिए था ताकि वो अपना जॉब को अच्छे तरीके से कर सके। जैसे कि हम अगर नॉर्मल वे में बात करें, अगर कोई डॉक्टर है तो उसको डॉक्टर की पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ बताया जा रहा था कि उनको सिर्फ लिटरेट नहीं होना था, है ना, शिक्षाक्षत नहीं होना था, उनको क्या है लिटरली नॉलेज भी चाहिए था। ताकि लिटरली नॉलेज मतलब एजुकेशन चाहिए था उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, उस पर्टिकुलर अपने जॉब को करने के लिए उनको नॉलेज भी चाहिए था। इन यूरोप एजुकेशन मीन्स स्टडिंग ग्रीक एंड लैटिन क्लासिक्स, वाइल इन इंडिया इट मीन्स स्टडिंग पर्शियन एंड संस्कृत क्लासिक्स। तो यूरोप में अगर हम बात करें तो एजुकेशन का वहाँ पे क्या मतलब था, हम ग्रीक और लैटिन क्लासिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। ग्रीक और लैटिन क्लासिक्स मीन्स जो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में पहले के लिखे हुए जो बुक्स है। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो संस्कृत क्लासिक्स मतलब जो हम स्टडी करते हैं, रामायण, महाभारत, सुश्रुता और बहुत सारी जो पुराने समय से जो पढ़ाई आती जा रही है उसको क्लासिक्स में कहा जाता है। बट देयर वॉज ऑल्सो अ वाइड एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। द ग्रीक टेक्स्ट ऑफ एरिस्टॉटल, Plato, Indian classics such as Pancharatna, mathematical treatises were translated into different languages widely read. तो यहाँ पे क्या है, एक्सचेंज भी हो रहा था नॉलेज का। ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो इंडिया में लिखी हुई बुक्स है वो इंडिया में ही पढ़ी जा रही थी। इंडिया में लिखी हुई बुक जैसे कि पंचतंत्र हो गया, और भी कई सारी जो बुक्स हैं जो इंडिया में लिखी हुई थी वो दूसरे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की जा रही थी। और जो ग्रीक्स ने लिखी थी जैसे कि अरिस्टॉटल, प्लाटो, तो ये सारे जो है बुक्स को अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा रहा था ताकि एक जगह की बुक्स जो है दूसरे जगह के लोग जो है वो पढ़
सके। During the reign of Mughals in India, many Sanskrit classics such as Ramayana, Mahabharata, Upanishad, etc. were translated into Arabic and Persian language. और मुगल्स के टाइम में जो हमारे इंडिया के जो संस्कृत क्लासिक्स हैं जैसे कि रामायण, महाभारत, उपनिषद, इनको दूसरे लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया गया, ट्रांसलेट किया गया, कन्वर्ट नहीं ट्रांसलेट किया गया। तो कौन से लैंग्वेज में? अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज में। दो देयर वेर मेनी सिमिलरिटीज बिटवीन मिडिल क्लास इन यूरोप एंड इंडिया, सम इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस नीड टू बी नोटेड। तो यहाँ पे एक बात तो ये कहा जा रहा है कि यूरोप और इंडिया में, ठीक है, यूरोप और इंडिया में जो मिडिल क्लास है इसमें काफ़ी सिमिलरिटीज थी, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी थे, उनको नोट डाउन किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है यहाँ पे। तो पहला डिफरेंस ये था कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ जो स्पेसिफिक कास्ट ग्रुप के लोग हैं वही एजुकेशन को पा पाते थे, मतलब वही स्कूल्स जो है वहाँ जा सकते थे, जैसे कि क्षत्रियास, शायद कायस्थ, क्षत्रियास, ब्राह्मण, ये लोग जो है यही सिर्फ पढ़ाई करते थे, शूद्र और वैश्य को पढ़ाई करने की इजाज़त नहीं थी। और यूरोप में जो था डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के लोग जो है वो इंक्लूड हो रहे थे इन क्लासेस में, जो एजुकेटेड क्लास में। और सेकंड सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्या था कि मिडिल क्लास जो है इंडिया में ये इंटरेस्ट दिखाते थे सिर्फ मैथमेटिक्स और साइंस में। साइंस शोज नो स्पेशल, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था उतना साइंस और मैथमेटिक्स में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ाई कर रहे थे वहाँ पे, अगर हम इंडियन मिडिल क्लास की बात करें। लेकिन द वेयर एज दिस एरियाज ऑफ नॉलेज, जो साइंस और मैथमेटिक्स है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस था यूरोप में। नेक्स्ट हमको टॉपिक देखना है द रेनाइंसस। तो रेनाइंसस क्या होता है? ठीक है, रेनाइंसस का मतलब होता है रीबर्थ। रीबर्थ मतलब अपनी सोच को बदल के एक अपनी जो दुनिया है उसको मतलब प्राय चेंज करना, अपने एक रीबर्थ, ठीक है, अपना पूरा सोच को आपको त्याग के जो पुराने जो सोच है उसको त्याग के एक नई सोच को अपनाना। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है द स्टडी ऑफ एंशिएंट क्लासिक्स एंड ट्रैवल अब्रॉड। तो most of the Latin and Greek classics focused on humanity and human life. So the main areas of study and inquiry were politics, ethics, philosophy, law, civility, nature and physical world, etc. तो बहुत सारे जो मोस्टली जो लैटिन और ग्रीक क्लासिक्स थे वो किस में फोकस करते थे? ह्यूमैनिटी मतलब जो हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, उनके नेचर में, उनके लाइफ में हमको कैसे दया की भावना रखनी है, ये सारी चीज़ों पे फोकस करते थे। तो इनका मेन एरिया क्या था स्टडी का? पॉलिटिक्स था, ठीक है, राजनीति थी, एथिक्स थी। एथिक्स मतलब हमको उठना कैसे है, बैठना कैसे है, बोलना कैसे, ये सारी एथिक्स के नॉलेज में आ जाती है। फिर आपके हो जाती है फिलॉसफी, ठीक है, उसके बाद लॉ, सिविलिटी मतलब हमको शिष्टाचार के तरीके से कैसे रहना है, नेचर के बारे में हमको पढ़ाई होती थी इसमें, और फिजिकल वर्ल्ड कैसा होता है। तो सिंस द स्टडी वाज फोकस्ड ऑन ह्यूमन बीइंग्स इट इज नॉन एज ह्यूमनिज्म और ह्यूमैनिटीज। तो ये जो है ये मोस्टली फोकस किसके ऊपर करता था? ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर, उनके नेचर के ऊपर, उनको बोलना कैसे है, लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे है, ये सारी चीज़ों में। तो इसलिए ये इसको क्या कहा जाता है? ह्यूमनिज्म और ह्यूमैनिटीज। इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम रिलीजियस थॉट, इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन बिलीविंग any religious text or religious leader or on making sacrifices in the world for heavenly salvation। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंट था। रिलीजियस थॉट्स जो होते हैं, धर्म के ऊपर जो बातें बोली जाती हैं, उससे पूरा का पूरा डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट था। इसमें किसी रिलीजियस टेक्स्ट को बिलीव करने के लिए नहीं कहा जा रहा था, किसी रिलीजियस लीडर को फॉलो करने के लिए नहीं किया जा रहा था। इसमें ये नहीं बताया जा रहा था कि आपको कैसे मोक्ष प्राप्त करना है, सेलिब्रेशन मतलब मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, हेवनली मतलब स्वर्ग में आपको कैसे पहुंचना है और कैसे आपको मोक्ष प्राप्त, ये सब बातें नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के बारे में डिस्कस हो रहा था। इट डिडंट टॉक्ड अबाउट पेनेंस और सफरिंग, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं कोई बात नहीं हो रही थी कि कैसे दुख जो है उसको हम हटाएं, ये सब के बारे में बात नहीं हो रही थी। What it emphasized was rational and critical thinking. It encouraged people to think for themselves, not blindly accept what anyone said. So even the teachings of religious leaders were examined rationally and critically. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये लोगों को प्रोत्साहित कर रहा था कि it encouraged मतलब प्रोत्साहित कर रहा था कि आपको अपने बारे में सोचना है, ह्यूमंस के बारे में सोचना है। हमको अगर हम हमारे सामने आके कोई कुछ भी बोल दे तो हमको उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट मतलब बिना सोचे समय उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा था जो रिलीजियस लीडर्स हैं जो टीचिंग्स दे रहे हैं, क्या वो उसको एग्जामिन किया जा रहा था रैशनली और क्रिटिकली, ठीक है, मतलब उनको
नाप तोल के, है ना, मतलब जो भी बातें रिलीजियस लीडर्स बता रहे हैं उनको नाप तोल के हमको अपने जीवन में अपनाना है। द मिडिल एज वॉज द टाइम व्हेन क्रिश्चियनिटी हैज एस्टैब्लिश इटसेल्फ अक्रॉस यूरोप। तो मिडिल एज वो टाइम था जब क्रिश्चियनिटी मतलब जो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, वो एस्टैब्लिश हो रहा था यूरोप में। द पावरफुल क्रिश्चियन चर्च डिड नॉट लाइक इट्स टीचिंग टू बी क्वेश्चंस। तो जो पावरफुल यूरोप वगैरह का जो एरिया है वहाँ पे चर्च का बहुत बोलबाला होता था। वहाँ के जो प्रीस्ट हैं वो अपना ही राज्य चलाते थे। ठीक है, आगे के चैप्टर्स में हम और इसके बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल्स में देखेंगे कि कैसे वो इतने क्रूर भी हो जाते थे कई बार प्रीस्ट जो हैं। तो द पावरफुल जो क्रिश्चियन चर्च है ये नहीं बिल्कुल पसंद करते थे कि वो जो बोल रहे हैं, वो जो टीचिंग सामने में रख रहे हैं, उनका जो बताया हुआ मार्ग है उसमें कोई उंगली उठाए, क्वेश्चन मतलब उसमें कोई उंगली उठाए। इट इज सेड दैट Greek and Latin classics were written before birth of Christ, so they could not be in harmony with the Christian scriptures. तो ये बोला जा रहा है जो ग्रीक और लैटिन क्लासिक्स है, जो बुक्स हैं ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस में, जो पहले की लिखी हुई बुक है वो बर्थ ऑफ क्राइस्ट से पहले लिखा हुआ है, इसलिए उसको क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स में नहीं इंक्लूड किया जा सकता। The church preached that people should not pursue worldly wealth and prosperity but should seek salvation in heaven. तो चर्च जो है वो क्या बोलते थे कि लोगों को ये जो पैसे हैं उसके पीछे नहीं भागना है, प्रॉस्पेरिटी के ऊपर नहीं भागना है, मतलब संपन्नता के ऊपर नहीं भागना है, सिर्फ और सिर्फ हमको ये देखना है कि हम जो है मुक्ति कैसे पा सकते हैं, हेवन में जाके हम स्वर्ग का रास्ता कैसे पा सकते हैं। एज ए रिजल्ट few people studied Greek and Latin classics during Middle Ages. This text gradually disappeared from Western Europe because of church opposition. तो ये सारी बातें जो हैं कि मतलब बर्थ ऑफ क्राइस्ट से पहले ग्रीक और लैटिन क्लासिक्स को लिखा गया था तो उनका कोई महत्व नहीं है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए, ठीक है, बहुत ही कम लोग जो है ग्रीक और लैटिन क्लासिक्स को पढ़ने के लिए राजी हुए या पसंद करते थे। इसलिए जो है ये जो टेक्स्ट है वो ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे जो है वेस्टर्न यूरोप से बाहर निकल गए, मतलब ना के बराबर हो गए, क्योंकि चर्च उसका बहुत अपोजिशन करता था। हाउएवर द इस्लामिक किंगडम्स ऑफ Iran, Iraq, etc. continue to translate and study the classics. Islamic culture flourished in 14th century, its influence spreading from India to Spain. तो यहाँ पे जो इस्लामिक किंगडम्स हैं जैसे कि ईरान और इराक, वो कंटिन्यू ये ग्रीक और जो लैटिन लैंग्वेजेस हैं उनके जो बुक्स हैं उनको ट्रांसलेट करके कंटिन्यू उसको पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे उस क्लासिक्स को। जो इस्लामिक कल्चर है वो 14th सेंचुरी में थोड़ा फ्लरिश होने लगा, बढ़ने लगा, और इसका इन्फ्लुएंस जो है इंडिया से स्पेन तक दिखने लगा। ड्यूरिंग दिस टाइम इस्लामिक स्कॉलर ट्रांसलेटेड द लिटरेरी क्लासिक्स ऑफ चाइना, इंडिया, ईरान, ग्रीस इनटू अरेबिक एंड पर्शिया। तो इसी टाइम में जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उन्होंने ये जो लिटरेरी क्लासिक्स हैं चाइना के, इंडिया के, ईरान के, ग्रीस के, इसको अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज मतलब अपनी खुद की लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया। सो द एंटायर इस्लामिक रीजन फ्रॉम एशिया टू यूरोप वाज एक्सपोज टू मिक्स ऑफ चाइनीज, सेंट्रल एशिया, इंडियन, ईरानियन, इराकी, इजिप्शियन, ग्रीक एंड अदर कल्चर्स। तो अब भाई लोग दूसरे रीजन्स की बुक पढ़ रहे हैं, दूसरे रीजन्स की बुक पढ़ रहे हैं, दूसरे लैंग्वेजेस में बुक की जो लिखी हुई बुक्स हैं उनको पढ़ रहे हैं, है ना, ट्रांसलेट करके पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जो एंटायर जो इस्लामिक रीजन है, ठीक है, एशिया से यूरोप तक लेके जैसे ईरान, इराक, ये सब जो एरिया है वहाँ पे मिक्स है ना, हम मिक्स देखेंगे, चाइनीज के बारे में उनको जानकारी है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हाँ वो एक्सपोज हुए, मिक्स एक उनके अंदर आया है। When the interest in Greek and Latin classics revived in West Europe in 14th century, the classical text preserved in Arabic translation came in handy. तो यहाँ पे जब ग्रीक और लैटिन क्लासिक्स का फिर से चलन आया है वेस्टर्न यूरोप में, जो कि एक टाइम पे गायब हो चुका था, 14th सेंचुरी में फिर से ये वहाँ पे वापस आया, तो यहाँ पे जो अरेबिक ट्रांसलेशंस हैं वो वहाँ पे प्रिजर्व होके आया। So also ancient mathematical and astronomical knowledge from India and scientific knowledge from China found their way to European scholars. तो अब यूरोपियन स्कॉलर्स जो है वो किस में इंटरेस्ट दिखाने लग गए, जो मैथमेटिकल और एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज है कहाँ से, इंडिया से, और साइंटिफिक नॉलेज जो है चाइना से। तो यहाँ पे हमको देखना है ह्यूमनिज्म इन यूरोप, ह्यूमनिज्म इन यूरोप। तो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई हुई है फ्रांसिस्को पेट्रैक को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, फादर ऑफ ह्यूमैनिटी कहा जाता है
फ्रांसिस्को पेट्रिक को. So European scholars began taking an interest in studying Latin and Greek texts around 1300 CE. तो यूरोपियन स्कॉलर्स अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे लैटिन और ग्रीक टेक्स्ट में, जैसे कि हमने पहले देखा कि वो वहाँ पे जो चर्च के ऑपोजिशन के कारण ग्रीक और लैटिन टेक्स्ट में इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, लोग वहाँ पढ़ना नहीं चाहते थे. तो एक्सपांडिंग ट्रेड, अर्बनाइजेशन एंड राइज ऑफ पावरफुल मोनार्चीज वेयर क्रिएटिंग न्यू जॉब्स. जैसे कि हमने पहले देखा कि ट्रेड का एक्सपांशन होने से, अर्बनाइजेशन होने से और ये जो पावरफुल रूलर्स, किंग्स आने से, मोनार्चीज मतलब जहाँ पे किंग रूल करता है, ऐसा पावरफुल मोनार्चीज आने से नई नई जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने लगे. दे वांटेड टू एक्सप्लोर दिस चैलेंजेस एंड टेक एडवांटेजेस ऑफ न्यू प्रोफेशंस एंड जॉब. तो अब ये लोग क्या चाहते थे, ये देव मतलब यूरोपियन स्कॉलर्स क्या चाहते थे, वो नए नए जो चैलेंजेस है उसको एक्सप्लोर करें, ठीक है, उनके बारे में जाने और एडवांटेजेस लें कि ये नए जो प्रोफेशंस आ रहे हैं, जॉब्स आ रहे हैं, उनका नए तरीके से एडवांटेजेस लें. द लैटिन स्कॉलर्स फ्रांसिस्को पेट्रिक of Italy is considered to be the person who ushered in the humanist movement. तो ये जो लैटिन स्कॉलर्स हैं जिनका फोटो दिया गया हुआ है, फ्रांसिस्को पेट्रिक इटली से थे. इनको कंसिडर किया जाता है एक ऐसा इंसान, ठीक है, ऐसा पर्सन जिसने ये ह्यूमनिस्ट मूवमेंट को बढ़ावा दिया. अशर्ड मतलब बढ़ावा दिया. ही वॉज डिस्ट्रेस्ड बाय द फैक्ट दैट पीपल एट दैट टाइम वे आर नॉट यूजिंग लैंग्वेज प्रॉपरली. तो यहाँ पे उसको डिस्ट्रेस मतलब वो थोड़े से चिंतित थे. डिस्ट्रेस मतलब चिंतित थे कि ये जान के कि लोग जो है उस समय जो है लैंग्वेज का यूज़ प्रॉपरली नहीं करते थे. लैंग्वेज का यूज़ प्रॉपरली नहीं करते थे मतलब हमको जिस सत्कार से किसी से बात करना है उस सत्कार से बात नहीं हुआ करती थी. एक शिष्टाचार की जो भावना थी बोलचाल में, उसमें कहीं ना कहीं कमी थी. ही बिगैन स्टडिंग लैटिन क्लासिक्स टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट लैंग्वेज एंड इट्स यूसेज. He found that ancient texts not only helped him to learn how to use language correctly, but also how to think critically to understand the world better. तो अब उन्होंने जो लैटिन क्लासिक्स है उसकी स्टडी चालू किया, उसके बारे में पढ़ना चालू किया और उनको ये समझ में आया कि जैसे जैसे वो पढ़ने लगे उनको ये समझ में आया कि लैंग्वेज जो है उसका यूज़ हमको सही तरीके से कैसे करना है. और एंशिएंट टेक्स्ट पढ़ने से उनको ये भी पता चला कि कैसे जो है वो लैंग्वेजेस को करेक्टली यूज़ कर सकते हैं और उनकी जो वर्ल्ड को लेके, विश्व को लेके जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बहुत हद तक बढ़ गई. द स्टडी ऑफ लैटिन एंड ग्रीक बिगैन टू स्प्रेड रैपिडली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पेट्रिक एंड अदर स्कॉलर्स. तो ये जो स्टडी थी लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस की, जो बुक्स थी उनकी, ये धीरे धीरे क्या है बढ़ने लगी, ठीक है, धीरे धीरे नहीं रफ्तार से ही बढ़ने लगी क्योंकि पेट्रिक ने इनको बढ़ावा दिया, इन्फ्लुएंस किया और जो अदर स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी बढ़ावा दिया. द ह्यूमनिस्ट believed that learning this text could improve ability of young people to write, to think, write formally, address the people, argue a case in the court or talk intellectually about trade and politics. तो अब जो ह्यूमनिस्ट है वो ये बिलीव करते थे, ये एक मान के चलते थे कि इन लैंग्वेजेस को लर्न, ये जो बुक्स है इनको लर्न करने के लिए, टेक्स्ट है इनको पढ़ने से उनकी एबिलिटी जो है, जो यंग पीपल है उनकी एबिलिटी, बात करने का तरीका, उनके सोचने का तरीका, लिखने का तरीका, एड्रेस द पीपल मतलब अगर कोई भाषण दे रहे हैं तो वहाँ पे बोलने का तरीका, अगर कोई कोर्ट में केस लड़ना चाहता है तो वहाँ पे आर्ग्यूमेंट देने का तरीका, तर्क देने का तरीका, या हम अच्छे से जब बात करना चाहते हैं कोई ट्रेड या पॉलिटिकल मैटर में तो वो सारी चीज़ें हमको अच्छे से आ जाएगी ये टेक्स्ट पढ़ने से. सो दे बिगैन टू एस्टैब्लिश स्कूल टू इम्पार्ट क्लासिकल एजुकेशन. तो इसलिए जो है ये ह्यूमनिस्ट स्कॉलर्स जो है उन्होंने स्कूल्स बनाए ताकि ये क्लासिकल एजुकेशन जो है हम वो लोगों तक पहुंचा सकें. They were helped in their task by the invention of printing press in 1439 by German artist Johannes Gutenberg, born 1395 and died 1468. तो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प किसका हुआ, प्रिंटिंग प्रेस का. तो प्रिंटिंग प्रेस किसने इन्वेंट किया है, जर्मन आर्टिशन जॉनेस गुटेनबर्ग, ठीक है. 1439 में इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया और इस प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद जो बुक्स है उसकी बहुत ज़्यादा कॉपीज बनने लग गई और लोगों को ये स्कूल्स वगैरह में पढ़ाई करना बहुत ही ईजी हो गया. सो हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज ऑफ बुक्स कुड बी
could now be easily printed. Scholars far and wide could lay their hands on the printed copies of old and new books. तो इसमें hundreds of copies, ठीक है, hundreds of copies जो है अब easily जो है प्रिंट हो जाता था, तो बुक्स की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी बढ़ गई. तो जो स्कॉलर्स है, स्कॉलर्स मतलब जो पढ़ाई लिखाई करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें स्कॉलर्स कहा जाता है, जो बुद्धिमान लोग जिनको पढ़ाई करने में इंटरेस्ट होता है, तो इनको जो है कईयों कॉपीज मिल गई, ठीक है, कुछ को ओल्ड बुक्स, कुछ को न्यू बुक्स, तो कईयों के हाथ में ये कॉपीज आ गई. दिस स्टिमुलेटेड डिबेट एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन द पीपल. तो इससे क्या है, जो डिबेट है, एक्सचेंज हो रहा था आइडियाज लोगों के बीच में, ये स्टार्ट हो गया. While printing gave an impetus to the study of Greek and Latin texts, the scholars choose to write in their regional language they knew, like इटालियन, जर्मन, इंग्लिश, फेमिनिस्ट एंड फ्रेंच. तो प्रिंटिंग प्रेस ने ग्रीक और लैटिन टेक्स्ट का ट्रांसलेशन तो कर दिया, लेकिन जो स्कॉलर्स थे, ठीक है, जो स्कॉलर्स थे वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में लिखना पसंद कर रहे थे, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में लिखना कंटिन्यू कर रहे थे, जैसे कि इटालियन हो गया, जर्मन, इंग्लिश, फ्लेमिश और फ्रेंच. दे वांटेड टू राइट इन अ लैंग्वेज दैट द कॉमन पीपल कुड इजीली अंडरस्टैंड. तो इसलिए वो उस लैंग्वेज में लिखना पसंद कर रहे थे जो हमारी जो कॉमन लैंग्वेज है उसको वो पढ़ सके. तो यहाँ पे एक पोर्ट्रेट दिया गया हुआ है, ठीक है, ये कुछ लिख रहे हैं. A portrait of Erasmus dated 1526 by German artist Albrecht Dürer. This portrait was printed and widely distributed. What impression does the portrait create about Erasmus? Where and how the name of Erasmus and Dürer written? How are the numerals of 1526 depicted? ठीक है, ये कुछ लिख रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है. What was the difference between humanist study during Renaissance and learning during the Middle Age? We saw early, ठीक है, तो क्या डिफरेंस है जो ह्यूमनिस्ट स्टडी है रेनेसांस के टाइम में और जो मिडिल एजेस के टाइम में, उसमें क्या डिफरेंस है, ये क्या डिफरेंस है. तो हमने क्या देखा, जो जो अर्लियर है ना, इन मिडिल एज में क्या होता है, लर्निंग वाज फोकस्ड ऑन रिलीजियस थीम, ठीक है, लर्निंग किसमें फोकस करती थी, रिलीजियस थीम्स में फोकस करती थी. नो स्कॉलर हैड करेज टू राइट एंड से एनीथिंग दैट वेंट अगेंस्ट what the church thought or said. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट रिलीजियस थीम्स पे वो फोकस करते थे, और सेकंड, अगर चर्च में कुछ बात कही गई है, प्रीस्ट ने कुछ बात किया गया है, कोई थॉट है, तो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं लिखा जाता था, लेकिन आज के डेट में ये लिखा जाता है. बट द ह्यूमनिस्ट स्टडी फोकस्ड ऑन डेली लाइफ ऑफ पीपल, लाइक द लव स्टोरी ऑफ अ हीरो एंड हीरोइन, द पॉलिटिकल सिस्टम एंड सोशल इकोनॉमिक इश्यूज. तो पहले के लोग जो है वो किसमें फोकस करते थे, रिलीजियस थीम्स पे फोकस करते थे, और आज का फोकस किसमें है, डेली लाइफ जो है, या फिर कोई लव स्टोरी है, या तो कोई पॉलिटिकल सिस्टम है, या तो फिर कोई समाज में जो इशू है उसके ऊपर. The humanists no longer hesitate to air their views about the church and to even criticize it, even if they demanded on church for their living. तो जो ह्यूमनिस्ट थे अब वो पूरी तरह के बिलीव करते थे, मतलब वो बिल्कुल अब हेसिटेट, संकोच नहीं करते थे चर्च के बारे में लिखने में और कोई क्रिटिसाइज करने के लिए कोई भी चर्च वगैरह है उसके बारे में. फॉर एग्जाम्पल, लैटिन स्कॉलर Lorenzo Valla studied some important church documents in 1435 and proclaimed they were forgers. तो यहाँ पे एक लैटिन स्कॉलर जो है वाला, उन्होंने कुछ चर्च के डॉक्यूमेंट को 1435 में पढ़ा, उसको समझा, और ये नतीजा निकाला कि ये क्या है, धोखाधड़ी कर रहे हैं. फॉर्जर्स मतलब धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं. वन सच डॉक्यूमेंट्स विद द सील ऑफ रोमन एम्परर ग्रांटेड टेम्पोरल पावर टू द रोमन कैथोलिक चर्च. तो ऐसा ही एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सील दिया गया था रोमन एम्परर ग्रांटेड, जिसमें उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च को पूरा पावर दे के रखा था. द वेल नोन डच ह्यूमनिस्ट इरामस, ठीक है, इरामस जिनका बॉर्न हुआ था 1466 और डाइड किया था इन्होंने 1536 में, जिनकी यहाँ पिक्चर दी गई हुई है. स्टडीड द राइटिंग ऑफ अर्ली ग्रीक क्रिश्चियंस एज वेल एज ओरिजिनल ग्रीक बाइबल. तो इन्होंने जो है स्टडी किया किसको, ग्रीक क्रिश्चियंस है उनको, और जो ग्रीक में जो लिखा हुआ बाइबल है उसको. ही पॉइंटेड आउट दैट चर्च ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल इनटू लैटिन हैड मेनी एरर्स. और इन्होंने इरामस ने क्या पॉइंट आउट किया, ठीक है, इरास्मस ने क्या पॉइंट आउट किया कि चर्च में जो ट्रांसलेशन किया गया है, ये जो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया था, और उस समय क्या है जो लैटिन लैंग्वेज है वो कॉमन
बोलचाल के भाषा में यूज किया जाता था। तो उन्होंने पॉइंट किया कि चर्च में जो ट्रांसलेट किया गया है बाइबल को लैटिन लैंग्वेज में, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। ही ऑल्सो क्लेम दैट मेनी ऑफ द बिलीफ ऑफ द चर्च वर्स्ट ऑन सुपरस्टिशन, और बहुत सारे जो बिलीव्स है जो चर्च में हुआ करती थी, ठीक है, बहुत सारे जो रिचुअल्स चर्च में हुआ करते थे वो सिर्फ और सिर्फ सुपरस्टिशंस पे आधारित है। ही रोट अ statistical book in the praise of folly in which he took a critical look at many of the church view and action। और उन्होंने एक बुक भी लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि चर्च के जो व्यूज और एक्शन है उसमें क्या अंतर है, उसमें क्या गलतियां हैं। डिड वुमेन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन ह्यूमनिस्ट स्टडी, तो यहाँ हम ये जान रहे हैं कि उस समय के दौर पे, उस समय के जो दौर चल रहा है यहाँ वहाँ पे क्या वुमेन्स का भी पार्टिसिपेशन था ये ह्यूमनिस्ट स्टडी में। इन दो स्टडीज ओनली मेन रिसीव फॉर्मल एजुकेशन, और उस समय का जो टाइम था उसमें सिर्फ और सिर्फ मेंस को एजुकेशन लेने की आज़ादी थी। Women's were accepted to look after the household, but there were few women who broke these barriers and studied Greek and Latin, making a name for themselves among the humanist writers। तो वुमेन्स को उस समय एक्सपेक्ट किया जाता था, मतलब ये माना जाता था उनके लिए कि उनसे ये उपेक्षा रखी जाती थी कि उनको घर का ही काम करना है। लेकिन कुछ हमेशा ऐसे देखा जा रहा है, कुछ वुमेन्स ऐसी होती हैं जो ये जो बैरियर्स हैं उसको तोड़ती हैं और वो अलग काम करती है। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, कुछ वुमेन्स हैं उन्होंने ये बैरियर को ब्रेक किया और ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस को उन्होंने पढ़ा, ठीक है, इसलिए उन्होंने अपना एक नाम दिया है ये ह्यूमनिस्ट राइटर के साथ ही साथ में। वन ऑफ देम वाज कसांद्रा फिडली, ठीक है, कसांद्रा फिडले जो कि जिनका जन्म हुआ था 1465 और डाइड किया था इन्होंने 1558 में। शी बिलीव दैट वुमेन टू शुड बी अलाउड टू लर्न क्लासिक्स, तो इन्होंने ये माना कि हाँ वुमेन्स को भी अलाउ किया जाना चाहिए कि वो जो लैटिन टेक्स्ट है, ग्रीक टेक्स्ट है, उसको पढ़ें। इन दोज डेज वेनिस वाज अ रिपब्लिक बट वुमेन्स वेरंट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाइफ। तो उस समय में वेनिस जो है रिपब्लिक कंट्री था, ठीक है, लेकिन वुमेन्स को कुछ अलाउ नहीं किया जाता था कि वो पब्लिक लाइफ में इंटरफेयर करे। तो फिडले felt this was a barrier that limited freedom and democracy and gave precedences to the need and wish of women। तो फिडले को लगा कि ये जो एक रोक बन रहा है, एक बैरियर बन रहा है उनके फ्रीडम के प्रति, उनको जो डेमोक्रेसी का जो पार्ट मिलना चाहिए था, उनको जो राइट मिलना चाहिए था उसके लिए, इसलिए, और ये जो है सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि मेन नहीं चाहते, ठीक है, मेन का नीड और विश को बस वो पूरा करते जा रही हैं, ठीक है। शी वॉज अमंग द फर्स्ट वुमेन टू क्रिटिसाइज द मेन सेंट्रिक सिस्टम, पेविंग द वे फॉर लेटर फेमिनिस्ट थिंकिंग टू मच। तो ये पहली वुमेन थी जिन्होंने क्रिटिसाइज किया, आलोचना की कि जो मेन सेंट्रिक सिस्टम है जहाँ पे सिर्फ यही सोचा जा रहा है कि वुमेन्स को क्या करना है, घर के कामकाज ही करना है, तो इससे एक रास्ता मिला, जो आगे आने वाली जो फेमिनिस्ट थी उनको एक रास्ता मिला कि वो अलग दिशा में अपनी सोच रख सके। अनदर फेम्ड ह्यूमनिस्ट वाज इटालियन निकोलो मैचियावेली, ठीक है, एक और फेमिनिस्ट के बारे में हमको देखना है, ह्यूमनिस्ट के बारे में देखना है, क्या नाम है इनका, निकोलो मैचियावेली, ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1469 में और डाइड किया था इन्हें 1527 में। ही पब्लिश्ड एन इम्पॉर्टेंट बुक द प्रिंस इन 1513, इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बुक लिखी, क्या नाम है उस बुक का, द प्रिंस, और कब आई ये बुक, 1513। इट वाज बेसिकली अ स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, तो इसमें इस बुक्स में क्या लिखा गया था, पॉलिटिक्स को स्टडी करके उसके बारे में लिखा गया था। इट इन्वेस्टिगेटेड हाउ पॉलिटिकल प्रोग्रेस एक्चुअली हैपन इन रियल वर्ल्ड rather than some imaginary or ideal solution. It described how a king can acquire autocratic power by freeing himself of all moral compulsion। तो यहाँ पे ये इस बुक में क्या बताया गया है कि ये जो किंग है, ठीक है, उसको जो पावर मिलता है उसको कैसे मिलेगा वो पावर, जब वो अपने आप को फ्री कर लेगा हर एक मोरल कंपल्शन से, तब, ठीक है। और इसके बारे में बताया गया है कि कुछ इमेजिनरी आइडल सॉल्यूशंस, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। इन दिस वे वी सी हाउ स्टडी ऑफ एंशिएंट क्लासिक्स गेव राइज टू ह्यूमनिज्म। तो इससे हम देखते हैं कि जो स्टडी एंशिएंट क्लासिक्स की जो स्टडी की, इससे कैसे ह्यूमनिज्म जो है वो आगे आया। ह्यूमनिस्ट स्टडी strengthen people's power of self-expression and critical thinking. It eventually led to opposition of church। तो ये ह्यूमनिस्ट स्टडी से क्या हुआ, लोगों की जो पावर है सेल्फ अपने आप को एक्सप्रेस करने का, क्रिटिकल थिंकिंग करने का, वो बढ़ गई, और इवेंचुअली जो है अपोजिशन जो हो रहा था चर्च का,
ठीक है, जो अपोजिशन जो लोग नहीं कर पाते थे चर्च का, अब वो उस चीज़ को अपोज करने लगे। अमंग द परमानेंट चेंजेस इट मेड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाज व लिबरल क्लासिकल एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल फ्रीडम। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, लोग अपने आप के बारे में सोचने लगे, एक क्लासिकल एजुकेशन कैसे उनको लेना है उसके बारे में सोचने लगे, और अपनी फ्रीडम के बारे में, अपनी आज़ादी के बारे में कैसे सोचना है। इंटेलेक्चुअल फ्रीडम मतलब हर एक व्यक्ति का जो फ्रीडम है, राइट्स उनको मिलना चाहिए, उसके बारे में कैसे सोचे, उसके बारे में उनको पता चला। अब इंडिया के बारे में भी हमको जानना है, लेकिन इंडिया के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया, समझ में आया। अगर वीडियो लेक्चर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।